हाँ जी, जय जिनेन्द्र। गाइस, हमारा इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर 6 चल रहा है। चैप्टर 6 में ऑलरेडी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हम लोगों ने मेक इन इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया ये दो स्कीम्स कवर की थी। ये हमारी सेकंड क्लास है चैप्टर 6 की और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टअप इंडिया से। स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया दोनों लगभग सेम स्कीम्स लगती है। स्टैंड अप इंडिया के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि गवर्नमेंट ने कहा कि भैया अगर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या वुमेन कोई न्यू वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज का मतलब फर्स्ट टाइम न्यू बिजनेस, कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो उनका फर्स्ट टाइम है, तो उनको फंड्स अवेल करवाए जाएंगे। किस फॉर्म में? लोन की फॉर्म में। ठीक है। अगर हम स्टार्टअप इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी मोटिव यही है गवर्नमेंट का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना खुद का काम शुरू करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुछ नया सोचे, कुछ इनोवेटिव सोचे, मार्केट में कुछ नया लेके आए। Startup India is a flagship initiative of the Government of India intended to build a strong ecosystem for nourishing innovations and startups in the country that will derive sustainable economic growth and generate large scale employment opportunities। तो जब लोग खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कुछ नया लेके आएंगे, कुछ इनोवेटिव लेके आएंगे, तो नो डाउट इंडिया की ग्रोथ होगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। चाहे छोटा मोटा बिजनेस भी कोई करे, वहाँ 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, कुछ को तो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा ना, राइट। तो कुल मिलाकर पूरा इंडिया स्ट्रॉन्ग बनेगा। द गवर्नमेंट थ्रू दिस इनिशिएटिव एम्स टू एम्पावर स्टार्टअप्स जो नया स्टार्ट कर रहे हैं टू ग्रो थ्रू इनोवेशन एंड डिजाइन। Benefits of Startup India scheme is simplification of work, finance support by the government tenders and networking opportunities। भाई यही तो चाहिए ना। अगर कोई भी इंसान कोई नया काम शुरू करने जा रहा है तो उसको क्या क्या चाहिए कि यार काम स्टार्ट करने में डिफ़िकल्टीज ना हो, मतलब काम को स्टार्ट करना आसान हो, काम अगर ना पसंद आए या ना चले तो बाहर निकलना आसान हो, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहे टाइम टू टाइम, गवर्नमेंट टेंडर्स मिलते रहे। क्योंकि देखिए, अगर मैं नया हूँ मार्केट के अंदर तो मेरे पास पास्ट एक्सपीरियंस तो है नहीं। तो पहले क्या होता था, जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता था सिर्फ उन्हें ही गवर्नमेंट टेंडर मिलते थे। लेकिन स्टार्टअप इंडिया के अंदर इवन जो नए स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने नया स्टार्ट किया है वो भी गवर्नमेंट टेंडर्स अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस। उसके अलावा भाई अगर मैं मार्केट में नया हूँ, देखो सिंपल सी बात है, मैं कुछ नया मार्केट में लेके आ रहा हूँ, इनोवेशन तभी मानी जाएगी ना जब मैं कुछ नया मार्केट में लेकर आ रहा हूँ। मैं कुछ नया मार्केट में लेके आ रहा हूँ, इसका मतलब जो प्रोडक्ट या जो सर्विस मैं मार्केट में लेकर आ रहा हूँ उसकी एक्चुअल में कोई मार्केट है ही नहीं। तो भैया सप्लायर्स ढूंढने पड़ेंगे, कस्टमर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, पूरी एक मार्केट क्रिएट करनी पड़ती है, पूरा नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो जो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट प्रमोट करना शुरू करे चीज़ों को कि जी नेटवर्किंग के लिए हम लोग भी सपोर्ट करेंगे आपको, तो शायद काम आसान हो जाए। इनिशियली जब ये वीडियो क्लासेस का कॉन्सेप्ट आया तो उस वक्त बड़ा डाउटफुल था कि बच्चे इसे प्रेफर करेंगे या नहीं करेंगे, पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, फर्स्ट टाइम लाइव वीडियो क्लासेस मैंने 2009 में स्टार्ट की थी विज IQ के ऊपर, ठीक है। और उस वक्त मेरे पास सिर्फ 7 स्टूडेंट्स थे। तो लगा कि यार इसकी कोई मार्केट तो है ही नहीं, हम लोगों तक अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को बता नहीं पा रहे कि इस टाइप की कोई चीज़ अवेलेबल है। आप और कोर्सेज के साथ साथ ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं, आप एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू CS कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में फिजिकल कोचिंग अवेलेबल नहीं है तो आप ऑनलाइन कोचिंग का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये सब बताने के लिए मतलब कुल मिलाकर इसकी एक अलग से मार्केट क्रिएट करना बड़ा ज़रूरी था, जिसके लिए बहुत हैवी फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब जी मैं तो 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए खर्च नहीं सकता था,
कि भैया मैं सारे स्टूडेंट्स तक अप्रोच करूं, एडवर्टीजमेंट करूं, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करूं, टीवी पर एडवर्टीजमेंट करूं। लेकिन कुछ ऐसे वेंचर्स आए मार्केट के अंदर जिन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट करी, जिन्होंने स्टूडेंट्स को बताया कि भाई इस टाइप से कोचिंग पॉसिबल है और कितनी बेनिफिशियल है। तो धीरे धीरे करके मार्केट बननी शुरू हुई तो और लोगों को भी बेनिफिट हुआ, मतलब नेटवर्किंग के लिए आपको प्लेटफॉर्म मिल गया, राइट। तो यहाँ गवर्नमेंट का मोटिव यही है कि भाई जो भी नया काम करना चाहे उसको फंड्स की दिक्कत ना हो, लीगल कंप्लायंसेस कम से कम हो उसके ऊपर, और लीगल कंप्लायंसेस की कॉस्ट उसके सर पे कम से कम डाली जाए, उसको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलता रहे, गवर्नमेंट की तरफ से काम मिलता रहे, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट क्रिएट करती रहे, जैसे इन द फॉर्म ऑफ फेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ फेयर्स, राइट। मतलब एक तरह से मेले लगाए जाए जहाँ पर ये जितने भी स्टार्टअप्स हैं या स्टार्टर्स हैं या इनोवेटर्स हैं वो मिल सके, आइडियाज़ एक्सचेंज कर सके, रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट कर सके, शेयर कर सके। स्टार्टअप इंडिया वाज लॉन्च्ड बाय अगेन प्राइम मिनिस्टर मतलब श्री नरेंद्र मोदी on 16th Jan 2016। Who is स्टार्टअप? तो जी स्टार्टअप इंडिया की बात करें तो सबसे पहले स्टार्टअप किसे कंसीडर किया जाएगा? कहता है जी अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, कोई पार्टनरशिप फर्म अपने आप को रजिस्टर करवा रही है, या कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेट हो रही है, तो फर्स्ट 7 इयर्स तक इनकॉर्पोरेशन से फर्स्ट 7 इयर्स तक उस कंपनी को, उस फर्म को, उस एलएलपी को स्टार्टअप कंसीडर किया जाएगा। मतलब ये कंसीडर किया जाएगा कि अभी तो नई नई मार्केट में आई है, स्टार्टअप है अभी तो, राइट, मतलब एस्टेब्लिश्ड नहीं है। तो कुल मिलाकर इस स्कीम के अंदर किन एंटिटीज को बेनिफिट है? कहता है जी जो कंपनी के फॉर्म में बिजनेस करेंगे उनको बेनिफिट है, जो फर्म के फॉर्म में, फर्म भी कौन सी रजिस्टर्ड, राइट, और जो एलएलपी के फॉर्म में बिजनेस करेंगे उनको बेनिफिट है। ठीक है जी। तो जी अप टू अ पीरियड ऑफ 7 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन इफ इट इज कंपनी, वो भी कौन सी? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं तो आपको स्टार्टअप कंसीडर नहीं किया जाएगा। रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, अगर अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है तो आपको स्टार्टअप कंसीडर नहीं किया जाएगा, और एलएलपी, इन 3 एंटिटीज को स्टार्टअप कंसीडर किया जाएगा इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन के 7 इयर्स तक। ठीक है जी। फिर जी दूसरी कंडीशन बताई गई कि देखिए स्टार्टअप का मतलब क्या है, नई नई मार्केट में आई है, अभी छोटी है, अभी एस्टेब्लिश्ड नहीं है, अभी ग्रोथ होनी बाकी है। तो जी जो टर्नओवर है ऑफ द एंटिटी, एंटिटी का मतलब चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, चाहे वो रजिस्टर्ड फर्म है, चाहे वो एलएलपी है, टर्नओवर फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर सिंस इनकॉर्पोरेशन हैज नॉट एक्सीडेड 25 करोड़। मान के चलिए कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई, 2020 में उसकी टर्नओवर थी 30 करोड़। कहता है चाहे 7 इयर्स पूरे नहीं हुए, कितने इयर्स हुए हैं? 5 इयर्स, राइट। चाहे 7 इयर्स पूरे नहीं हुए, लेकिन आपका टर्नओवर अगर 25 करोड़ से एक्सीड कर गया तो फिर आप स्टार्टअप नहीं हो, आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप तो एस्टेब्लिश्ड हो चुके हो मार्केट में। ठीक है। तो जैसे ही आपका टर्नओवर 25 करोड़ से ज़्यादा क्रॉस करेगा, आपको स्टार्टअप कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसके बाद एंटिटी इज वर्किंग टूवर्ड्स इनोवेशन। अब ये इंपॉर्टेंट है। कहता है ऐसे नहीं है हर प्राइवेट कंपनी को, हर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म को, हर एलएलपी को स्टार्टअप कंसीडर किया जाएगा। कहता है किन को? दोज हु आर वर्किंग टूवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस और सर्विसेज। कुल मिला के अगर आप घिसी पिटी टेक्नोलॉजी के बेसिस पर ही प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हो, आप भी वही काम कर रहे हो जो लाखों लोग कर रहे हैं, तो हम आपको कोई सपोर्ट नहीं करने वाले। अगर आप कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कोई नया आइडिया मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कोई नई सर्विसेज मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आप इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपको हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं इंडिया को नया बनाना, बेटर बनाना, राइट।
और इफ इट इज अ स्केलेबल बिजनेस मॉडल विद हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, या फिर आपका बिजनेस मॉडल ऐसा है जिससे हमें लगता है कि बहुत जल्दी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा वो बिजनेस और इंडिया में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी या इंडिया में बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएशन होगी, तब आपको स्टार्टअप कंसिडर किया जाएगा। या तो आप कुछ इनोवेटिव सर्विस या प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हो, या फिर आप कुछ डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट में काम कर रहे हो, या फिर आपका प्रोजेक्ट ऐसा है जो बहुत जल्दी एक्सपेंड होने वाला है, जिसका स्केल बहुत जल्दी इंक्रीज होने वाला है, जो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस कर सकता है, जो बहुत सारी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अगर घिसा पिटा वही काम है जो लाखों लोग कर रहे हैं तो फिर हम आपको स्टार्टअप कंसिडर नहीं करेंगे। आज जी बेनिफिट्स ऑफ स्टार्टअप इंडिया। भैया इस स्कीम का बेनिफिट क्या है? सबसे पहला क्या है, कंप्लायंस रिजाइम बेस्ड ऑन सेल्फ सर्टिफिकेशन। बहुत सारे एनवायरमेंट लॉज के अंदर हमें अप्रूवल्स लेनी होती है। अभी अगर आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं तो वहाँ के जो एनवायरनमेंट ऑफिसर्स हैं, जो एनवायरनमेंट लॉज हैं, उनको आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, उनसे अप्रूवल लेनी होती है। लेकिन स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर अगर आप कोई भी फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो बहुत सारे लॉज के अंदर आपको छूट दे दी गई है सेल्फ कंप्लायंस। सेल्फ कंप्लायंस या सेल्फ सर्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि मान के चला जाएगा कि आपने लॉ को कंप्लाई किया है, आपको ऑफिसर्स से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, मान के चला जाएगा कि आपने लॉ को कंप्लाई किया है। हाँ, रैंडम बेसिस पर आपकी चेकिंग होती रहेगी ये देखने के लिए कि एक्चुअली में आपने कंप्लाई किया है या नहीं किया। इसका मतलब सर्टिफिकेट की वेट में आपका काम डिले नहीं होगा, राइट। आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, मान के चला जाएगा कि आपने चीज़ों को कंप्लाई किया, लॉ को कंप्लाई किया, बाद में टाइम टू टाइम ऑफिसर्स रैंडम चेकिंग करते रहेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। To reduce the regulatory burden on startups, thereby allowing them to focus on their core business। भाई जब आप रेगुलेटरी बर्डन से दूर हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, तभी तो बिजनेस के ऊपर फोकस कर पाओगे। एंड कीप कंप्लायंस कॉस्ट लो। दूसरा मेन मोटिव क्या है कि जो कंप्लायंस कॉस्ट है उसको भी कम से कम रखा जाए। भाई आपको अगर कोई फॉर्म फाइल करना है किसी अथॉरिटी के पास, किसी रेगुलेटर के पास, तो भैया फॉर्म फिल करते हुए हमें फाइलिंग फ़ी पे करनी पड़ती है, अप्रूवल लेते हुए हमें खर्चा करना पड़ता है। कहता है जब सेल्फ सर्टिफिकेशन वाला कंसेप्ट है तो आपको अप्रूवल चाहिए ही नहीं, सर्टिफिकेशन चाहिए ही नहीं, तो खर्चा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। स्टार्टअप शैल बी अलाउड टू सेल्फ सर्टिफाई कंप्लायंस, मतलब मान के चला जाएगा with 9 labor and environmental laws. In case of labor laws, no inspections will be conducted for the period of 3 years। मतलब इनिशियल 3 years में तो कोई इंस्पेक्शन भी नहीं होगी। ठीक है, आप बस अपने काम पे फोकस करो, ज़्यादा लॉज को कंप्लाई करने के चक्कर में ना पड़ो। स्टार्टअप इंडिया हब टू क्रिएट द सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द एंटायर स्टार्टअप इकोसिस्टम। भाई जो भी स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर काम कर रहा है, फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर रहा है, उन सब के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया ताकि लोग आपस में एक दूसरे से नॉलेज एक्सचेंज कर सके, एक दूसरे से फंड्स एक्सचेंज कर सके, रिसोर्सेज एक्सचेंज कर सके। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक सिंगल विंडो एस्टेब्लिश की गई। सिंगल विंडो का मतलब एक ऐसा ऑफिस जहाँ पर जाकर आपकी सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अलग से धक्के खाने हैं, जीएसटी में अलग से धक्के खाने हैं, लेबर डिपार्टमेंट में अलग से धक्के खाने हैं, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट में अलग से धक्के खाने ना। एक सिंगल ऑफिस में ही सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग बैठे होंगे और आप उस ऑफिस के अंदर जाएंगे, अपनी सारी प्रॉब्लम्स खत्म करवा के ऑफिस से बाहर आएंगे। ठीक है जी। रोलिंग आउट ऑफ मोबाइल ऐप एंड पोर्टल्स, तो जी बाकायदा मोबाइल ऐप एस्टेब्लिश की गई है। अगेन एक सिंगल ऐप के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज से इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपस में जो स्टार्टर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, वो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल बिजनेस नीड्स एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ठीक है जी। लीगल सपोर्ट एंड फास्ट ट्रैकिंग पेटेंट एग्जामिनेशन एट लोअर कॉस्ट, तो जी आपको बाकायदा पूरा लीगल सपोर्ट दिया जाएगा। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, जब हम बात कर रहे हैं कि अगर आप कुछ इनोवेशन कर रहे हैं तभी स्टार्टअप कंसीडर किया जाएगा। अगर मैं कुछ भी इनोवेटिव करूँगा, कुछ नया इन्वेंट करूँगा, कुछ नए वे में कमर्शियल प्रोडक्शन करूँगा, कुछ नई सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा,
मार्केट में कुछ भी नया लेके आऊँ तो मैं चाहूँगा कि भैया मैं पहले उस चीज़ का अपने नाम पर पेटेंट ले लूँ, मैं चाहूँगा कि मैं उस चीज़ का अपने नाम पे कॉपीराइट ले लूँ, ट्रेडमार्क ले लूँ, राइट। अब जी मान के चलते हैं पेटेंट। पेटेंट एक लेंदी प्रोसेस है और एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसके लिए मुझे कोई ना कोई पेटेंट एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा, उसकी फीस पे करनी पड़ेगी। पेटेंट एप्लीकेशन जब भी फाइल की जाती है तो मुझे फीस पे करनी पड़ेगी, तो खर्चा होता है, राइट। तो अगर मुझे उन खर्चों से बचाया जाए और कम से कम खर्चे में पेटेंट लेने में मेरी हेल्प की जाए, तो मैं जल्दी से जल्दी अपने इनोवेटिव आइडिया को मार्केट में ला सकता हूँ। बड़ी सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का यही मोटिव है, टू प्रमोट अवेयरनेस एंड अडॉप्शन ऑफ आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब जितने भी हमारे पेटेंट्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं, डिजाइन्स होते हैं, राइट, इन सबको क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। बाय स्टार्टअप्स एंड फैसिलिटेट देम, मतलब स्टार्टअप्स को फैसिलिटेट करना इन प्रोटेक्टिंग एंड कमर्शियलाइजिंग द IPRs by providing access to high quality intellectual property services and resources, including fast track examination of patent applications and rebate in the fees। तो जी पेटेंट जल्दी से जल्दी मिल सके स्टार्टअप्स को, फास्ट ट्रैक पेटेंट एप्लीकेशन, फास्ट ट्रैक एग्जामिनेशन ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन का मतलब, वैसे तो एग्जामिनेशन में टाइम लगता है, इवन 12 मंथ्स लगते हैं पेटेंट के केस में तो कहता है, लेकिन स्टार्टअप के केस में टाइम पीरियड को रिड्यूस किया जाएगा ताकि 1-2 महीने में, 3 महीने में स्टार्टअप्स को पेटेंट मिल सके और वो जल्दी से जल्दी मार्केट में न्यू चीज को ला सके। और रिबेट इन द फीस, इनफैक्ट यहाँ देखिए लिखा हुआ है, रिबेट ऑन द फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन स्टार्टअप शैल बी प्रोवाइडेड एंड 80% रिबेट इन फाइलिंग पेटेंट्स। ठीक है, तो स्टार्टअप्स को और कंपनीज के मुकाबले कितनी रिबेट मिलेगी? 80% इन फाइलिंग फीस। Government to bear facilitation cost under this scheme, government shall bear the entire fee of the facilitator। facilitator का मतलब जैसे मैंने कहा ना, पेटेंट एजेंट मुझे अपॉइंट करना पड़ेगा जो मेरी एप्लीकेशन बनाएगा, देखेगा कि भाई क्या क्या कमी रह गई है, एप्लीकेशन बनाकर मेरी तरफ से फाइल करेगा पेटेंट ऑफिस के अंदर, तो फैसिलिटेटर। तो उसकी जो फीस है कौन पे करेगा? कहते हैं सारी सारी गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है जी। स्टार्टअप शैल बियर द कॉस्ट ऑफ ओनली द स्टैट्यूटरी फी पेबल, और उसमें भी कितना रिबेट मिल जाएगा? 80%। फास्टर एग्जिट फॉर द स्टार्टअप, तो यह जैसे एंट्री करना आसान होगा वैसे ही वाइंड अप करना भी आसान होगा। बहुत लंबे चौड़े वाइंड अप प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करने पड़ेंगे स्टार्टअप्स को। इनकम टैक्स बेनिफिट होगा जी स्टार्टअप्स के लिए, कहता है 3 साल का जो टैक्स हॉलीडेज कंसीडर किया जाएगा इन द ब्लॉक ऑफ 7 ईयर। मैंने कहा ना, इनकॉर्पोरेशन से लेकर 7 साल तक स्टार्टअप कंसीडर किया जाएगा। कहता है इन 7 में से किन्हीं भी 3 साल का टैक्स हॉलीडे लिया जा सकता है। टैक्स हॉलीडे का मतलब उन 3 साल कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, किन्हीं भी 3 साल। तो जिन सालों में सबसे ज़्यादा इनकम होगी उन सालों को हम टैक्स हॉलीडे कंसीडर कर लेंगे और टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। एग्जम्पशन फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 54 EE। अब ये क्या एग्जम्पशन है वो आपको एग्जीक्यूटिव लेवल पर डीप में समझाई जाएगी। फिलहाल के लिए एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लीजिए। बेसिकली सेक्शन आपके स्टडी मैट में दिया भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्या पता एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो सेक्शन 54 EE ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? जब हम अपनी कैपिटल को सेल करते हैं, कैपिटल एसेट्स को सेल करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को सेल करते हैं, उससे जो हमें गेन होता है दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसके ऊपर टैक्स पे करना होता है 20%। ठीक, तो कुछ केसेस में जो सेक्शन 54 EE में कवर हो रहे हैं, उन केसेस में अगर हमें कैपिटल गेन हो रहा है, स्टार्टअप्स को कैपिटल गेन हो रहा है, तो उसके ऊपर टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। टैक्स एग्जम्पशन कैन बी क्लेम्ड, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है कि टैक्स एग्जम्पशन कैन बी क्लेम्ड ओनली आफ्टर गेटिंग अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंटरमिनिस्ट्रियल बोर्ड, ओनली आफ्टर गेटिंग अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंटरमिनिस्ट्रियल बोर्ड। ठीक है, गवर्नमेंट टेंडर्स, स्टार्टअप्स विल गेट द प्रायोरिटी इन गेटिंग गवर्नमेंट टेंडर्स। तो मैंने आपको बताया था कि वैसे तो गवर्नमेंट टेंडर्स लेने के लिए पास्ट एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, लेकिन स्टार्टअप्स के केस में नो प्रायर एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। ठीक है जी, स्टार्टअप्स के केस में सिर्फ 3 ही फॉर्म में आप लोग बिजनेस कर सकते हैं, या तो पार्टनरशिप फॉर्म के फॉर्म में, या LLP के फॉर्म में, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में। आ जाइए जी, स्किल इंडिया।
कहता है इंडिया को हम उठाना चाहते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड इंडिया का इम्प्रूव करना चाहते हैं। कब पॉसिबल है? जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, राइट। स्किल इंडिया, इंडिया को बेटर स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया। ये स्कीम है क्या बेसिकली? कहता है इसके अंदर हम लोग 40 करोड़ पीपल को वोकेशनल स्किल्स, मतलब अलग अलग वोकेशन के अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। कितने? 40 करोड़ पीपल को, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रीशियन का कोर्स अगर आपको करना है तो इसके अंदर आप इलेक्ट्रीशियन का कोर्स कर सकते हो, इवन ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो आपको बकायदा एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, फिर आपको इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। इस तरह से आपका क्या हो गया? एक सर्टिफिकेशन, आपने कोर्स कर लिया, राइट। तो आप पढ़ोगे, लिखोगे, आपके हाथ में सर्टिफिकेट होगा, आपके पास ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होगा, तभी तो आपको जॉब मिलेगी। तो ऊपर जितनी भी हमने स्कीम्स पढ़ी वो तो उस चीज के लिए था जो अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। ये किन के लिए? जो कि जॉब करना चाहते हैं लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है, जो जॉब करना चाहते हैं लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं है, तो उनको स्किल्स प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्किल इंडिया स्कीम लाई गई। लॉन्च्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन 15th July 2015, स्किल इंडिया मिशन एम्स टू ट्रेन ओवर 40 करोड़ पीपल इन इंडिया इन डिफरेंट स्किल्स बाय 2022 तक। द मिशन एम्स एट वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब अलग अलग वोकेशन, अलग अलग फील्ड्स के अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, एंड सर्टिफिकेशन ऑफ इंडियन यूथ फॉर अ बेटर लाइवलीहुड एंड रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। तो जी ये जो स्किल इंडिया का जो काम है किसने संभाला हुआ है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने, NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। It is a non-profit public limited company incorporated on July 31st, 2008 as a non-profit company under Section 25 of Companies Act 1956, जो कि एट प्रेजेंट है सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, राइट। तो बेसिकली ये है क्या? एक नॉन प्रॉफिट पब्लिक कंपनी जो कि सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। लेकिन आपको पता है एट प्रेजेंट कंपनीज एक्ट 2013 है जिसके अंदर सेक्शन 8 इज टॉकिंग अबाउट नॉन प्रॉफिट कंपनीज, ठीक है। NSDC was set up by the Ministry of Finance as पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का मतलब जहां पर पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर इस मिशन को पूरा करेगी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप holds 49% of the share capital of NSDC, while the private sector has the balance of 51% of the share capital, ठीक है। तो इस कंपनी में 49% तो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी, किसके थ्रू? कहता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कितने होल्ड किए हैं? 49%, ठीक। तो गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है ये वाली, इसने 49% शेयर्स होल्ड कर रखे हैं और बाकी 51% प्राइवेट सेक्टर ने होल्ड किया हुआ है। तो कुल मिला के जहां गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटीज के साथ मिलकर, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर इस मिशन को पूरा करेगी। ऑब्जेक्टिव क्या है जी NSDC के? इट एम्स टू प्रमोट स्किल डेवलपमेंट बाय क्रिएशन ऑफ लार्ज क्वालिटी एंड फॉर प्रॉफिट, लार्ज क्वालिटी एंड फॉर प्रॉफिट वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो जी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो कौन सी कोचिंग प्रोवाइड करेंगे? वोकेशनल कोचिंग प्रोवाइड करेंगे। 22 फील्ड्स के अंदर, 23 फील्ड्स के अंदर, ये 21 सेक्टर्स के अंदर ये लोग कोचिंग प्रोवाइड करेंगे। जैसे इलेक्ट्रीशियन की कोचिंग होगी है, राइट, जैसे प्लम्बर की कोचिंग होगी है, ठीक है। तो लार्ज फॉर प्रॉफिट का मतलब जिन इंस्टीट्यूशंस का वो मोटिव होगा प्रॉफिट क्रिएट करना। नॉन प्रॉफिट मोटिव मेकिंग इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं कर रहे हम, प्रॉपर जो इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट क्रिएट करने के लिए ही एस्टेब्लिश किए जाएंगे, बड़े होंगे वो इंस्टीट्यूशंस, क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। जहां पर इट प्रोवाइड्स फंडिंग टू बिल्ड स्केलेबल एंड प्रॉफिटेबल वोकेशनल ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स।
तो भैया ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, उसके लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो फंड्स कौन प्रोवाइड करेगा, इकट्ठा कौन करेगा, एनएसडीसी। इट enables support system which focuses on the quality assurance information systems and train the trainers academies either directly or through partnership। ठीक है जी। तो कुल मिला के आप मान के चलिए गवर्नमेंट चाहती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंप्यूटर का कोर्स सिखाया जाए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने खुद के इंस्टीट्यूशंस भी खोलेगी और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी ऑथराइज करेगी। जो खुद के इंस्टीट्यूशंस खोलेगी वहाँ पर भी फीस तो रखेगी, चाहे कम फीस रखेगी लेकिन फीस तो रखेगी। वहाँ पर गवर्नमेंट का मोटिव ये नहीं होगा कि मैं लॉस हूँ, गवर्नमेंट का मोटिव ये होगा कि कुछ प्रॉफिट हो, ज़्यादा नहीं तो कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंप्यूटर के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाए। प्लस जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई अप कर रही है गवर्नमेंट, उनको भी कहेगी भाई इस कोर्स के लिए जो भी आए उनको आप सिर्फ इतने रुपए में ही कोचिंग प्रोवाइड करेंगे। तो गवर्नमेंट के बीच में और इंस्टीट्यूशन के बीच में एक टाई अप होगा बाकायदा। वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि इस टाइप के कंप्यूटर, तो मैंने एक फील्ड बता दिया, नियरली 21 सेक्टर्स के ऊपर फोकस है एनएसडीसी का। तो भैया अपने इंस्टीट्यूशंस को स्टार्ट करने के लिए और प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो कौन अरेंज करेगा, एनएसडीसी। फिर जी चलो मैंने 1 साल का कोर्स कर लिया, जो गवर्नमेंट ने कोर्स लाया था कंप्यूटर का। अब जी मुझे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, तो गवर्नमेंट उसके लिए भी लोगों को मोटिवेट करेगी कि भाई ये जो सर्टिफिकेट हमने प्रोवाइड किया है उसके अंदर हमने बच्चे को ये सिखवाया है, तो जी आप इस बच्चे को ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए। तो गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज को भी कहेगी, गवर्नमेंट ऑफिस में भी ट्रेनिंग की फैसिलिटी अरेंज करेगी। तो उसके लिए भी अगेन पैसा तो चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो वो सब काम किसका है, एनएसडीसी का, राइट। It also develop appropriate model to enhance support and coordinate private sector initiatives। तो 21 डिफरेंट सेक्टर्स पर फोकस है, राइट। हाँ जी, कौन कौन सी वेरियस स्कीम्स जो लॉन्च की गई है अंडर स्किल इंडिया मिशन। सबसे पहले है जी प्रधानमंत्री कुशल केंद्र। प्रधानमंत्री कुशल केंद्र मतलब ऐसे केंद्र, ऐसे सेंटर्स, कुशल सेंटर्स का मतलब कुल अगर सिंपल सा वर्ड कहूँ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, कोचिंग सेंटर्स, ट्रेनिंग सेंटर्स, वोकेशनल सेंटर्स। तो जी वोकेशनल ट्रेनिंग नीड्स टू बी एस्पिरेशनल टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। एस्पिरेशनल का मतलब मोटिवेशनल, जो औरों को भी मोटिवेट करे, एग्जाम्पल सेट करे। तो कुल मिला के कहता है ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है कि स्किल इंडिया मिशन है जी हमारा, सिर्फ कागजों पे नहीं है, बल्कि हमें ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स ओपन करने हैं जो कि अपने आप में एस्पिरेशनल हो, एग्जाम्पल्स बने, जो कि राइट मोटिवेट करे लोगों को और हेल्प करे इंडिया को स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाने में। स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का मतलब इंडिया से स्किल्ड लोग पूरे वर्ल्ड में जाए, काम करे। इन लाइन विद द सेम, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDE intends to establish visible and aspirational model training center, जो दिखाई दे, जो मोटिवेट करे, जो क्लियर कट ये दिखाई दे कि हाँ इससे अच्छा हो ही नहीं सकता, एग्जाम्पल्स बने जो कि दुनिया में, ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। NSDC is the implementation agency for the project, ठीक है। मिनिस्ट्री हमारी ये है और चीज़ों को काम को करने वाली हमारी एनएसडीसी है। द मॉडल ट्रेनिंग सेंटर्स क्या करेंगे जी, एनविशेज टू क्रिएट बेंचमार्क इंस्टीट्यूशंस। बेंचमार्क मतलब जो अपने आप में एग्जाम्पल बने, दैट डेमोस्ट्रेट एस्पिरेशनल वैल्यूज फॉर कंपिटेंसी बेस्ड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, फोकस ऑन एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी and connection with the stakeholders in skills delivery process, transform from a mandate driven footloose model to a sustainable institutional model। तो जी कुल मिला के ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स एस्टेब्लिश करने जो अपने आप में क्या बने, बेंचमार्क। ऐसे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करना जो अपने आप में क्या बने, बेंचमार्क, जो कि साफ साफ एस्पिरेशनल वैल्यूज को डेमोस्ट्रेट करे, मतलब लोगों को इंस्पायर करे, लोगों को मोटिवेट करे
फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब जिसमें जैसी काबिलियत है वैसी उसको ट्रेनिंग दी जाए, वही स्किल उसका डेवलप किया जाए। मेरे अंदर इलेक्ट्रिशियन बनने की काबिलियत दिखाई दे रही है तो मुझे मेरे अंदर इलेक्ट्रिशियन की स्किल्स डेवलप की जाए, मुझे इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग दी जाए, इलेक्ट्रिशियन का सर्टिफिकेट दी जाए ताकि मैं उस फील्ड में कुछ अच्छा कर सकूं, बेहतर कर सकूं, अच्छे से जॉब कर सकूं, राइट। फोकस ऑन द एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। सस्टेनेबिलिटी, कि ऐसा नहीं है कि आज चल रहा है जी बस आज के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, ऐसी चीज़ों को डेवलप किया जाए कि ये चीज़ हमेशा चलती रहे, लोगों का विश्वास बना रहे, और ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो कंटिन्यूसली लोगों को स्किल्ड करते रहे और स्किल्ड लेबर निकालते रहे कंटिन्यूसली, राइट। और सारे स्टेक होल्डर्स जैसे कि इंडस्ट्री है, कंपनीज है, मिनिस्ट्री है, सबसे कनेक्टेड रहे ताकि जिनको पढ़ाया जा रहा है, जिनको स्किल्ड बनाया जा रहा है, उनके लिए जॉब्स ढूंढनी आसान हो जाए, ठीक है। तो मैंडेट ड्रिवन फुटलूज नहीं, जबरदस्ती वाला मॉडल नहीं कि हाँ जी जबरदस्ती में करना पड़ रहा है, कुछ और करने को है नहीं, कहता बल्कि ऐसा जहां लोग अपनी मर्जी से खुश होकर अपने आप को स्किल्ड करें, ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएं, ऐसी ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाए, जबरदस्ती वाला काम ना हो, बल्कि एक्चुअल में लोगों को लगे इस चीज की वर्थ है, सस्टेनेबल, तभी तो सस्टेन रहेगी वो इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि लोगों को उनकी जरूरत महसूस होगी, राइट। These training centers will be the state of art model training centers called the प्रधानमंत्री कुशल केंद्र। फिर जी फंडिंग सपोर्ट्स कहाँ से आएंगे इनके लिए, ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है NSDC विल प्रोवाइड अ कंसेशनल सिक्योर्ड लोन। तो अगर मुझे कोई ऐसा सेंटर ओपन करना है तो उसके लिए मुझे लोन मिलेगा बाकायदा कंसेशनल, पर सेंटर सिक्योर्ड लोन का मतलब कि भैया मुझे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के बेसिस पर लोन मिलेगा, जैसे अपना घर गिरवी रखवा दे उसके बेसिस पर अपने घर के ऊपर लोन ले लिया मैंने, अप टू 75% ऑफ द प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट टू कवर एक्सपेंडिचर। कौन कौन से? अगर मैं ट्रेनिंग सेंटर खोल रहा हूँ तो ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट्स, फिर जी ट्रेनिंग एड एंड अदर एसोसिएटेड आइटम्स, सिविल वर्क इंक्लूडिंग द सेटिंग अप प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स। तो कुल मिला के इंस्टीट्यूशंस के अंदर बेंच है, टेबल है, चेयर है, प्रोजेक्टर है, लैपटॉप है, राइट, जो हमारे पास मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स आ रहे हैं वो है। उसके अलावा डिविजन्स करवानी है जी हमें, बड़ा सा हॉल है, अलग अलग क्लासरूम डिविजन्स करवानी है। तो उन कैपिटल एक्सपेंसेस के लिए कंसेशनल रेट पर मुझे लोन अवेल करवाएगा कौन? NSDC, ठीक है जी। उसके अलावा ऑपरेशनल सपोर्ट भी मिलेगा मुझे, मतलब ये एश्योर किया जाएगा कि मेरे पास कंटिन्यूस बेसिस पर स्टूडेंट्स आते रहे, तो जब स्टूडेंट्स आएंगे उनकी फीस आएगी, फंड्स मिलते रहेंगे, तो मैं उस सेंटर को मेंटेन कर पाऊंगा, प्रॉफिट अर्न कर पाऊंगा, और मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, और मैं लोगों को ट्रेन करने के लिए बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाऊंगा, ठीक है। द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द सेंटर विल बी एश्योर्ड, कि भाई सेंटर सस्टेन रहे, उसके लिए एश्योर्ड किया जाएगा कि भैया डेडिकेटेड ट्रेनिंग नंबर्स, कम से कम आपको इतने स्टूडेंट्स मिलते रहेंगे, और एक सक्सेसर स्कीम, मतलब इस स्कीम में या फिर इससे पहले वाली स्कीम्स के अंदर आपको स्टूडेंट्स मिलते रहेंगे, राइट। ईच प्रधानमंत्री कुशल केंद्र विल बी एश्योर्ड अ ट्रेनिंग मैंडेट फॉर द 3 years, कम से कम 3 साल तक तो आपको मिलते ही रहेंगे एज पर योर कैपेसिटी, एज पर द यूटिलाइजेशन ऑफ योर सेंटर। इंटरनेशनल स्किल ट्रेनिंग, तो एक तो था हमारे पास प्रधानमंत्री कुशल केंद्र, दूसरा है जी इंटरनेशनल स्किल ट्रेनिंग। इंटरनेशनल स्किल ट्रेनिंग क्या है? कहता है जी आपको जापान में जाके काम करना है, कब पॉसिबल है? जब आप जापान की लैंग्वेज जानते हो, वहाँ के कल्चर के बारे में जानते हो, वहाँ के रिलीजन्स के बारे में जानते हो, एनवायरनमेंट से आप वहाँ के रूबरू हो, तभी तो आप वहाँ जाकर काम कर पाएंगे। तो आपके अंदर वो स्किल तो होना चाहिए। तो जो लोग बाहर जाकर काम करना चाहते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाकर काम करना चाहते हैं, उनको ये ट्रेनिंग दी जाएगी जिसे कहा गया इंटरनेशनल स्किल ट्रेनिंग। A country's ability and potential for growth is determined by the size of its youth population. और आज की डेट में इंडिया से ज़्यादा तो यूथ है ही नहीं कहीं भी, राइट। यूथ टुडे नीड टू बी हार्डन्ड, मोटिवेटेड, राइट, स्किल्ड,
streamlined to being rapid progress for a country. मेहनती होने चाहिए, मोटिवेटेड होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए, स्ट्रीमलाइन का मतलब बिल्कुल फोकस्ड होने चाहिए. India has the relative advantage over at present over other countries in terms of the distribution of youth population, क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा बेसिकली यूथ्स है, ठीक है. इवन चाइना और इंडोनेशिया से ज़्यादा यूथ्स है. स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, देखिए जितने ज़्यादा लोग यहाँ से स्किल्ड होकर आउटसाइड इंडिया जाएंगे, बाहर काम करेंगे, कमा के इंडिया में ही लाएंगे, इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज का बेनिफिट होगा. दूसरी बात, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का सारा एम्प्लॉयमेंट बर्डन सिर्फ इंडिया पे नहीं होगा, बल्कि लोग बाहर जाके भी काम कर सकते हैं. तो गवर्नमेंट फ्रेम द नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015. The primary objective of this policy was to meet the challenge of skilling at scale with speed, standard and sustainability. Right? तो बेसिकली ये जो पॉलिसी थी, इसका मेन मोटिव क्या था? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, मतलब फास्ट लेवल पर, एट स्केल का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विद स्पीड, फास्ट लेवल पर क्वालिटी स्किल्स प्रोवाइड की जाए और सस्टेनेबिलिटी इस चीज़ की रखी जाए, ठीक है. तो यहाँ पर एक इसी के अंदर हमारे पास एक स्कीम है, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, कि भैया आप जापान जा रहे हो, वहाँ जाकर आपको काम करना है, तो जाने से पहले आपको वहाँ के बारे में एक ओरिएंटेशन दिया जाएगा ताकि आप उस वर्क कल्चर में अपने आप को अडॉप्ट कर सको. राइट. तो यहाँ पर भी दो है, एक तो लॉन्गर वेरिएंट है 160 आवर्स का, और एक शॉर्ट वेरिएंट है जो सिर्फ 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम है. राइट. तो गिवन द नीड टू ओरिएंट पोटेंशियल माइग्रेंट वर्कर्स, भाई जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो इंडिया से बाहर जा रहे हैं, उनकी ओरिएंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से विद रिगार्ड टू लैंग्वेज, कि वहाँ पर लैंग्वेज कैसी यूज़ की जाती है, बाहर का कल्चर क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इन द डेस्टिनेशन कंट्री. द इमिग्रेशन प्रोसेस क्या होगा आपका, वेलफेयर मेजर्स आपको क्या दिमाग में रखनी है बाहर जाकर अपनी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया. राइट. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मींस मिया इन कोलैबोरेशन विद द स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज कंडक्टिंग द प्रोग्राम. NSDC इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर दिस प्रोग्राम. हर प्रोग्राम के लिए NSDC ही इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है. तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2 वेरिएंट है, एक लॉन्ग वेरिएंट है, एक शॉर्ट वेरिएंट है यहाँ पर, ठीक है. PDOT प्रोग्राम इज डिलीवर्ड बाय द ट्रेनर्स, कौन? जो खुद ट्रेनिंग ले चुके हैं. इनसे ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स जिनकी हो चुकी है, मतलब जो खुद ट्रेनिंग ले चुके हैं. अभी तक 52 ट्रेनर्स हैं जो खुद ट्रेनिंग ले चुके हैं और ये प्रोग्राम देते हैं. राइट. फिर जी लास्ट है हमारा टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम, TITP. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिया इज वन ऑफ द यंगेस्ट नेशन, मतलब सबसे ज़्यादा यूथ इंडिया में आज के टाइम में, विद नियरली 65% ऑफ इट्स पॉपुलेशन इन द वर्किंग एरिया. राइट. जो वर्किंग एज ग्रुप है 15 से लेके 64 ईयर्स की, एंड मोर देन 54% ऑफ द पॉपुलेशन बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज. यूथ कितने ज़्यादा है इस वक्त इंडिया में. राइट. तो जी इंडिया को इस वर्कफोर्स को बेसिकली स्किल्स प्रोवाइड करने, कौन से एम्प्लॉयबल स्किल्स प्रोवाइड करने हैं, नॉलेज प्रोवाइड करनी है, सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट सब्सटेंटिवली टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री. तो कुल मिला के स्किल्स प्रोवाइड करना, अगेन वही स्किल इंडिया मिशन का ही पार्ट है ये भी. द प्रोग्राम प्रमोट्स इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, मतलब जहाँ पर बाकायदा जो ट्रेनीज हैं उनको भेजा जाएगा दूसरे कंट्री में, ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा. राइट. तो जैसे कि जापान के अंदर 3 से 5 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, बाहर जाएंगे, वहाँ का काम देखेंगे कैसे होता है, टेक्नोलॉजी सीखेंगे, वहाँ का कल्चर क्या है, वो लोग कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, सीख के फिर इंडिया में आएंगे और इंडिया में ही वो प्रैक्टिसेस फॉलो की जाएगी. तो इससे इंडिया की भी ग्रोथ होगी. समझे मेन मोटिव क्या है?
The program promotes international collaboration through the transfer of skills, technology and knowledge among the participating countries. Thereby, भाई जिस तरह जापान के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया कि हम अपने वर्कर्स तुम्हारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे, तो अपने वर्कर्स हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजिए. The objective is to ensure that most competent youth is selected and sent to Japan to participate in the TITP. ठीक है जी, जिसके लिए जापान के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया गया. भाई आप हमारे यहाँ अपने भेजिए, हम आपके यहाँ अपने वर्कर्स भेजेंगे ताकि एक दूसरे के कल्चर को समझा जा सके, एक दूसरे की टेक्नोलॉजीज को सीखा जा सके, वर्किंग स्टाइल को सीखा जा सके और अपने देश में इम्प्लीमेंट किया जा सके. ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द investment in physical infrastructure, and I think next class will be the last class for this chapter. Take care.